चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अंकित जैन, जय हिंद, पंकज, नमस्कार नमस्कार। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है रामबाण किताब का? रामबाण किताब का है हमारा टॉपिक नंबर 14। इससे पहले हमने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए। ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है, कुछ चैप्टर बचे हैं तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सब लोग तैयार हैं क्या? जल्दी से बताइए मुझे प्रजनन तंत्र पढ़ने के लिए। और यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि भाई प्रजनन होता क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे प्रजनन में कैसे क्या सारी चीजें होती हैं, कब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, कब अंडों का निर्माण होता है, किस समय पर संभोग करने पर प्रेगनेंसी हो जाती है और कब नहीं होती है। सारे प्रश्नों के आंसर आज हम देखने वाले हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। आज एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा, तो सभी लोग फोकस करना। ओके, राजकुमार, रवि मंडलोई जी नमस्कार। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि एमपीपीएससी भी आ चुका है आपका, साथ ही साथ समय एक भी आ चुका है, पटवारी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, वन रक्षक, जेल पैरी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस प्यारे दोस्तों, हर एक एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब ध्यान से सुनना। अब आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं जल्दी से बताइए, हम पूरी एक एक चीज को यहाँ पर व्यवस्थित पढ़ेंगे। सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक चीज, ठीक है। तो इसको पहले अपन क्या करते हैं, एक पेज पर चलते हैं, वहां देखेंगे। चलिए, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं प्रजनन तंत्र की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बताओ मुझे सबसे पहले ये प्रजनन क्या होता है, तब तो हम ये पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें। प्रजनन तंत्र बोले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रजनन क्या होता है। प्रजनन क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर, जब कोई भी जाति या कोई भी प्रजाति अपने नए जीवों की उत्पत्ति करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। जब जो भी, ध्यान से सुनना, प्रजाति का मतलब समान लक्षण रखने वाले जीव, जब दो जीव आपस में मिलकर या कोई भी जीव नए जीव की निर्माण करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन। तो याद रखना एक एक चीज, नए नए जीवों की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? प्रजनन। नए जीवों का या नए जीवों की उत्पत्ति, नए जीवों की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? प्रजनन। अब मुझे ये बताइए, क्या हर एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी है? क्या व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी है? जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताओ। हाँ, रेगुलर होगी रवि जी, जल्दी से बताइए। जितने लाइव में मुझसे जुड़े हुए हैं सभी लोग बताइए, क्या जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी है? जिस प्रकार हमें जिंदा रहने के लिए श्वसन जरूरी है, पाचन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, और हम भोजन ग्रहण करना जरूरी है, क्या जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी है? बिल्कुल, रवि जी का राइट आंसर आ गया। सर, जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी नहीं है। तो हमें जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है प्रजनन, आवश्यक नहीं है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यार जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है तो प्रजनन क्यों करें? हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और शादी करेंगे। सर, हम शादी करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम शादी करके प्रजनन ही तो करेंगे। तो तुम प्रजनन नहीं करोगे तो मर थोड़ी जाओगे। देखना, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शादी करी क्या? नहीं, पूरी जिंदगी जी। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी जी। ध्यान रखना। तो शादी हम क्यों करते हैं? सिर्फ वंश को बढ़ाने के लिए, ताकि हम जो कमा रहे हैं हमारे बच्चे को हम देकर चले जाएं। तो याद रखना, सिर्फ हमारी वंश या प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो हमारी जाति की, हमारे वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजनन
आवश्यक है। ठीक है, आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि भैया यार ऐसा करो, सर मोदी जी ने भी अरे मोदी जी ने शादी की थी, ध्यान रखना, लेकिन क्या हो गया था, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी ने छोटे में ज्यादा शादी करवा दी जब उन्हें समझ नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तब उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं नहीं रहूंगा गृहस्थ जीवन में, मैं तो अपना अलग से ही अकेला रहूंगा। तो यशोदा बहन जी जो भी हैं उनके साथ उनका विवाह हुआ था, एक बार आप चेक कर लेना, फिर बाद में ये मुद्दा भी बहुत उठा था। तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, जो शादी नहीं करते वो महापुरुष बनते हैं, तो आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, अब सुनना, तो वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत जरूरी है। तो सर हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो आज हम वही जानने वाले हैं। तो सभी जो भी जीवों की उत्पत्ति होती है, नए नए जीव बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, क्या होता है, आज हम पूरा प्रजनन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो प्रजनन के हम प्रकार देखने वाले हैं। तो यहां हम देखते हैं प्रजनन के प्रकार। बताइए जल्दी से, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन के प्रकार, जितने लोग भी देख रहे हैं जल्दी से बताओ, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। चलिए इधर फोकस कीजिए, अब बाद में अपन बातें करेंगे, पहले सीखो। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत मजेदार चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखना, ये यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए मैं यहां पर आपको आया हूं लाइव लेने के लिए, बताने के लिए। अब सुनना, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो प्रजनन दो प्रकार का होता है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर? एक होता है अलैंगिक प्रजनन और एक होता है लैंगिक प्रजनन। कौन कौन सा, बोलो मेरे साथ। एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, दो दो दो, प्रियंका जी ने भी बोला, रूबी जी ने भी बोला, टू टाइप्स। आप ध्यान से सुनना, अलैंगिक असेक्सुअल, और क्या हो जाएगा? सेक्सुअल, होमोसेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल, अलैंगिक। एक हो जाता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक, और एक कौन सा हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन। आप बाद में नोट्स बना सकते हो, जो रामबाण किताब दी है उस रामबाण किताब में टिक लगा के भी आप पढ़ सकते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। सर ये अलैंगिक प्रजनन क्या होता है और लैंगिक क्या होता है? तो चलिए नाम से ही समझ में आ रहा है, हम एक एक चीज को समझते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जब ऐसा प्रजनन जिसमें नए जीव की उत्पत्ति किसी एक से ही होती है, दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब एक जीव ही नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम होता है, तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब जब एक जीव के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, एक जीव के द्वारा ही, एक जीव के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, नए जीव की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। तो ऐसे जनन को, तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, जनन कहा जाता है। तो याद रखना, एक जीव के द्वारा ही क्या होता है, यहां पर एक जीव के द्वारा ही जब क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, आप सुनना, क्लियर हुआ इतना? अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा यार ये अलैंगिक जनन किस प्रकार से और कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर अकेला एक जीव कैसे कर लेता है? हमने तो सुना है दो लोग मिलकर ही जनन होता है, नए जीव की उत्पत्ति। जैसे सर हम भी तो हमारे मम्मी पापा के मिलने से हुए, और सर हम देखते हैं हमारे आसपास गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बतख, ये सब भी आपस में क्रिया करके ही बच्चा पैदा करते हैं। तो सर अकेला व्यक्ति कैसे पैदा कर देगा? तो ध्यान रखना, वही तो अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये सब लोग फोकस करना। अलैंगिक जनन के प्रकार पेपर में पूछेगा वो आपसे, तो अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से होंगे? ठीक है, दिख रहा है आपको? तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अब अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं, हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपने नाम सुना होगा विखंडन,
नाम सुना होगा आप लोगों ने विखंडन, अभी हम बात करेंगे इस पर। आपने नाम सुना होगा बहुगुणन, बहुगुणन। आपने नाम सुना होगा बडिंग, बोले तो मुकुलन। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनो, अभी बताऊंगा मैं सब। मुकुलन। और आपने नाम सुना होगा पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। आपने नाम सुना होगा कायिक जनन, कायिक जनन। ठीक है, तो याद रखना आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो हमारा अलैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे सर वो अलग अलग प्रकार का होता है। वो कैसे होता है, तो या तो वो विखंडन के द्वारा होगा, या वो बहुगुणन के द्वारा होगा, या वो मुकुलन के द्वारा होगा, या पुनरुद्ध भवन के द्वारा, या कायिक जनन के द्वारा। तो सर ये आखिर होता किसमें, तो अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में होता है। किसमें होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है, छोटे छोटे जीवों में होता है, ये सूक्ष्म जीवों में होता है, जीवों में होता है। और किसके द्वारा होता है, तो आसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आसूत्री, आसूत्री बोले तो अमाइटोसिस, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये आसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा इनमें। आसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, विभाजन के द्वारा होता है। पेपर आ रहे हैं, एक एक चीज को समझते चलना, आज पूरा अपन धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो अलैंगिक जनन दो प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार हमने देखे, विखंडन, बहुगुणन। अब विखंडन के द्वारा सर किसमें होगा, विखंडन मतलब खंड खंड हो जाना, टूट जाना, दो भागों में बट जाना। तो ये विखंडन किसमें होता है, तो हमने अमीबा देखा था। क्या देखा था, अमीबा देखा था। अगर आप लोगों को पता हो तो अमीबा में कौन सा हो रहा था, तो अमीबा में किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। लैंगिक को अभी देखेंगे, अमीबा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, अमीबा। अमीबा में किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। और अमीबा में हमने देखा था अमीबा का आकार कैसा होता है, आकार अनिश्चित होता है। और ये कूटपाद विधि के द्वारा क्या करता है प्यारे दोस्तों, गति करता है, और उसी के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसके पैरों के बीच में अगर कोई भी भोजन ना जाता है ना, दूसरा जीव आता है, तो ये पकड़ के उसे निचोड़ देता है और पूरा चूस लेता है और छोड़ देता है बाहर। तो याद रखना, अमीबा कूटपाद विधि के द्वारा गति करता है, और इसमें प्रजनन विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा को कोई नई अमीबी नहीं चाहिए पड़ती है, अमीबा स्वयं अपने आप शरीर को तोड़ देता है, दो भागों में टूट जाता है आसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। अब आपसे पूछा जाएगा बहुगुणन किसमें होता है, तो बहुगुणन मुख्यतः जीवाणुओं में होता है, बैक्टीरिया में होता है, जीवाणुओं में। आपने देखा होगा कहीं पर भी बैक्टीरिया थोड़े मात्रा में होंगे, वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते जाएंगे और पूरे में फैल जाते हैं। रोटी आपकी हल्की सी सड़ जाती है तो सुबह देखना वो पूरी बेकार हो जाएगी, पूरी पर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और फफूंद वगैरह लग जाएगी। तो याद रखना, ये बैक्टीरिया फफूंद वगैरह अपने आप को बहुगुणन के द्वारा बढ़ाते हैं। वायरस भी क्या करता है, वायरस विषाणु भी क्या करता है, बहुगुणन करता है। वायरस विषाणु, विषाणु भी क्या करता है, कोरोना वायरस अपने आप को जैसे ही अंदर जाता है और लगातार बढ़ाना चालू कर देता है, तो कोरोना वायरस का भी आपने देखा होगा। और सर मुकुलन के द्वारा किसमें होता है, तो आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का। क्या सभी ने सुना है हाइड्रा, मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रा, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। हाइड्रा में रक्त पाया जाता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं, हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये देखो, इस प्रकार से ऐसे एक जीव होता है हाइड्रा। ऐसा एक जीव रहता है, तो इसमें एक नया जीव भी ऐसे निकलता है, और ये क्या होता है, इससे टूटकर अलग हो जाता है। ये ऐसे अलग होगा छोटा सा जीव, और नए जीव का धीरे से क्या कर लेगा, निर्माण कर लेता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, मुकुलन या बडिंग। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में कौन सा प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक या अलैंगिक, तो आप लोग बता दोगे सर उसमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। आप ध्यान से सुनना, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है हाइड्रा में, तो कौन सा अलैंगिक प्रजनन, तो आप बोल दोगे सर मुकुलन। मुकुलन के द्वारा क्या होता है, उसमें प्रजनन होता है। अब सर पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है, तो ये पुनरुद्ध भवन पाया जाता है प्लेन एरिया में।
किसमें पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस के संघ के जीव प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया फीताकृमि होता है एक प्रकार का, आपको मैंने बताया था चपटे कृमि के अंतर्गत आता है, सुना है? ओके, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं बहुत अच्छे से, इसलिए फोकस करना। सारी चीजें आपके सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये देखो, इस प्रकार का जीव रहता है प्लेनेरिया। इस प्रकार का, और ये क्या करता है? अपने शरीर को अलग अलग भागों में तोड़ लेता है और इधर से भी पूरा का पूरा नया जीव पैदा हो जाता है। आप देखोगे इधर से भी क्या होगा? नया पूरा जीव पैदा हो जाएगा, और बीच वाले भाग से भी क्या होगा? एक नया जीव पैदा हो जाएगा, और इधर वाले से भी एक नया जीव पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है? इसमें पुनरुद्भवन के द्वारा, मतलब अपने शरीर को ये क्या करता है? दोबारा से प्रजनन कराने की क्षमता रखता है, उसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। और आपका आएगा कायिक जनन। तो कायिक जनन मतलब जब किसी जीव की काया के द्वारा जनन होता है, एक काया हल्की सी अलग कर दी और उसी से जीव बन गया। तो आपने देखा होगा गुलाब का पौधा, गुलाब की कलम को अगर आप तोड़कर दूसरे गुलाब में लगा देते हो तो रंग बिरंगे गुलाब लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? जल्दी से बताइए, रंग बिरंगे गुलाब लगते हैं कि नहीं लगते? चलिए ठीक है, आप ध्यान से, क्या आप सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि भैया अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, और अलैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा गुलाब वगैरह ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो कायिक जनन मतलब काया के द्वारा जनन होता है, थोड़ी से शरीर के भाग को तोड़कर अलग लगा देते हैं तो वो लग जाता है। अब आपने सुना होगा कायिक जनन के साथ साथ कोई कोई से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों से पूरा पेड़ विकसित हो जाता है। तो याद रखना वो भी किस में आएगा? कायिक जनन के अंदर आएगा। तो हमने देखा प्रजनन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, आलैंगिक और लैंगिक। आलैंगिक प्रजनन में हमने देखा विखंडन, बहुगुणन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक जनन के द्वारा होता है। अब हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की। किसकी बात करने वाले हैं? लैंगिक जनन। देखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो। आप सुनना, अब आप ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक की, जिसका नाम है लैंगिक जनन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देख लिया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो सर ये लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जब नए जीव की उत्पत्ति दो जीवों के आपस में मिलने से होती है, मतलब नर और मादा के मिलने से जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ओके प्रियंका जी, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब लैंगिक होगा, वहां असेक्सुअल होगा, यहां पर सेक्सुअल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो अब यहां पर क्या होगा? जब मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे, नर और मादा आपस में मिलेंगे, तो नर और मादा को कैसे दर्शाते हैं? ये होता है नर का सिंबल और ये होता है मादा का सिंबल। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, जब नर एवं मादा के आपस में क्रिया करने से, आपस में संभोग करने से जब नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कौन सा जनन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर लैंगिक जनन हो जाएगा। तो दो जीव, चाहे वो कुत्ता कुत्ता हो, कुत्ता बिल्ली थोड़ी होगी, बिल्ली बिल्ली हो, इंसान इंसान हो, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, तो जब जो जीव, दो जीव आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल आपस में मिलकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है ये लैंगिक जनन होता कैसे है?
तो ये होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के द्वारा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के द्वारा। तो अब सुनना, यहां पर जो मेल होता है ना, इसमें क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। नर युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट बोलते हैं, गैमेट। और महिला में मादा युग्मक, युग्मक, युग्मक होता है, मतलब फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है मेल गैमेट को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ जितने लोग भी देख रहे हैं। नर युग्मक को हम किस नाम से जानते हैं? पेपर में सीधा प्रश्न पूछा है कि भैया नर युग्मक को किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार से बच्चा पैदा होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो जो नर युग्मक होता है ना, नर युग्मक, उसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु बोले तो स्पर्म के नाम से जानते हैं। और मादा में, तो मादा में बोला जाता है ओवम, अंडाणु के नाम से जानते हैं। मादा में किसके नाम से जानते हैं, अंडाणु के नाम से जानते हैं, ओवम के नाम से जानते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा लैंगिक जनन। तो अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमने अभी पढ़ा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बोले तो मेल और फीमेल के आपस में मिलने से होने वाला जनन। तो बताओ मुझे, पेड़ पौधों में कौन सा जनन होता है, पौधों में कौन सा जनन होगा, लैंगिक या अलैंगिक? पौधों में कौन सा जनन होता है, जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं बताइए कि पौधों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक या अलैंगिक? देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। पौधों के अंदर कौन सा जनन होता है? चलिए, तो याद रखना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पंकज जी ने आंसर दे दिया। तो याद रखो, यहां पर पेड़ पौधों के अंदर लैंगिक जनन होता है। फूल के अंदर नर और मादा वाला दोनों भाग होता है। आगे हम वो बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा बॉटनी चालू होगा। तो याद रखना, पौधों के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन ही पाया जाता है। अब लैंगिक जनन के लिए नर जनन अंग का पढ़ना बहुत जरूरी है और मादा जनन अंग का पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हमें समझ में आएगा कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलके बनाते हैं जाइगोट, युग्मनज। ये युग्मक क्या होते हैं, युग्मनज क्या होता है, उससे बनने वाला फीटस क्या होता है, फीटस के बाद में बेबी कैसे हो जाता है 9 महीने बाद, ये सारी प्रोसेस को हम देखेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन अंग की बात करने वाले, जहां से बहुत प्रश्न आते हैं। फिर मादा की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से नसबंदी की जाती है। आपने देखा होगा कि नसबंदी कर देते हैं पुरुषों की, महिलाओं की, उसके बाद कुछ भी कर लें, संभोग भी हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं होता। कोई कोई से कुत्तों की नसबंदी कर दी जाती है, याद रखना। तो वो कुत्तों के कान काट के छोड़ देते हैं। आप देखना, आपके आसपास कुत्तों के कान काट के छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो कुत्ते चाहे जैसी उनके सामने कुतिया निकल के चली जाए, वो उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें वृषण को काट दिया गया है। तो कुत्तों में क्या हो जाएगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो आपके गली मोहल्ले में ज्यादा कुत्ते नहीं घूमेंगे। तो नगर निगम वाले ऐसा करते हैं। तो सर ये कैसे कर देते हैं, क्या पुरुषों में भी कुछ काटा जाता है? हाँ, क्या सर, जो आपने सुना होगा कि नसबंदी कर देते हैं, तो क्या लिंग को काट देते हैं? नहीं, आज हम बात करेंगे पेनिस को नहीं काटा जाता, क्या काटा जाता है, उस पर हम पूरी चर्चा आज करने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करेंगे नर जनन अंग की। नर जनन अंग, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखने वाले हैं कि नर के अंदर, मेल के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, हाँ, ग्लैंड और हार्मोन हो गया प्रियंका जी। इससे पहले आप देखना, माइंड जो हमने मस्तिष्क पढ़ा था,
उससे पहले वो वाला चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, नर जनन अंग क्या होता है। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, चित्र बनाकर देखते हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा उसे पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं नर जनन अंग। यहां पर हम डायग्राम बना के देख लेते हैं नर जनन अंग का। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। अब सुनो नर जनन अंग का हम, आप भी बाद में क्या करना, अपनी कॉपी में ऐसे बना लेना, पूरा व्यवस्थित बना रहा हूं इसलिए फोकस करना, सारी चीजों को देखते चलना, नर जनन अंग में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो जल्दी से बताओ, ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बताओ ये क्या बना दिया मैंने। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने मूत्रा से बना दिया। क्या बना दिया? मूत्रा से बना दिया है। थोड़ा सा अपन इसको और क्लियर कर देते हैं। ये क्या बना दिया? मूत्राशय बना दिया। तो मैं इसमें नाम लिख देता हूं, इसका नाम है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर। मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर। यहां पर क्या हो जाता है, मूत्र इकट्ठा होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है मूत्र कहां इकट्ठा होता है, मूत्राशय में। और ये क्या है, तो यहां से मूत्र निकलता है बाहर, तो इसे क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग को प्यारे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमें प्रजनन तंत्र देखना है मेल के अंदर। तो ये तो हमने मूत्र मार्ग देख लिया। अभी आप बिल्कुल आराम से बनाते चलना, फिर हम देखने वाले हैं कि हम क्या बना रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखो, आप भी बढ़िया देखना कैसे बनाना है आप लोगों को। अभी देखेंगे हमने ये क्या बना दिया। ठीक है, बस आप लोग फोकस करते चलिए अभी कि ये क्या है। जब मैं लिखूंगा अभी इसके बारे में तब देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस पर? नर जनन अंग की। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना और समझना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, और यहां से सारे पेपर के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा बड़े बना दिए। ये क्या है? इत्मीनान से बकायदा एक एक चीज को आप देखते चलना कि आखिर ये बन क्या रहा है। ये सब अभी मैं आपको नाम बताऊंगा इनके कि ये क्या है। और पेपर में आपके में चित्रात्मक क्वेश्चन भी आते हैं। सारे टीचर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के निपटा देंगे, लेकिन यहां पर मैं एक एक चीज को आपको व्यवस्थित और बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा, इसीलिए सुनते रहना। ये कौन सी नली जा रही है, आखिर इस नली का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं।
अभी इनके सबके नाम देखेंगे, एक एक चीज आप ध्यान से देखते चलना, मैं कैसे बना रहा हूं, कैसे आपको बनाना है। सब लोग फोकस करना जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। रामबाण किताब का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा। और आपके चाहे आप वन रक्षक हो, जेल पैरी हो, पटवारी हो, वर्ग 1 वर्ग 2 वाले हो, एमपीपीएससी वाले हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज बहुत कम मिलेगी आपको जो कि सटीक तरीके से और पूर्ण रूप से बताई जाए। तो मैं आज आपको पूरा क्लियर कर देता हूं, इसलिए फोकस करना सभी लोग। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं कि ये क्या बना रहा हूं मैं, कौन कौन सी चीजें हैं। यहां पर हल्का सा अपन क्या करेंगे, एक यहां पर कट लगाएंगे। अब सुनना, इन कट, ये कट क्यों लगाए गए हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। शांति से थोड़ा सा देखते चलना कि मैं बना क्या रहा हूं। इनके अभी अपन सबके नाम लिखेंगे, कौन सी चीज कैसी है, सारी की सारी चीज, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अभी इनके नाम लिखेंगे अपन, कौन सी चीज क्या है, किस काम के लिए बनाई जा रही है। ये हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नर जनन अंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नर जनन अंग कैसा दिखता है, क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। और अब आगे बढ़ने वाले हैं, यहां पर आते हैं। अब हम कौन सा पेन ले लें, ये वाला पेन दिखेगा क्या आपको, दिखाई देगा। इनके अभी मैं नाम बताऊंगा सबके, आप ध्यान से देखते चलना। चलिए, तो क्लियर हो रहा है ना, एक एक चीज अभी आप बस देखते चलो, मैं बताऊंगा कौन सी चीज क्या हो रही है। थोड़ा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। ये तो मूत्र मार्ग था, ठीक है। अब जो ये क्या बना दिया मैंने, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक नीचे और बनाना है अभी तो मुझे, ये वाला पेन ले लेता हूं। पेपर में ऐसे देखो अलग अलग चित्र बने आएंगे, आपको एक जैसे लगेंगे सारे के सारे। ये बिल्कुल मैंने अलग अलग चीजें बनाई हैं। इसका भी कलर चेंज कर देता हूं, चलो यहां पर, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूजन में हो जाओ, आ जाओ। ठीक है, अब तो आपको अलग अलग कलर की सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, क्या कलर बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो अब हम एक एक के नाम लिखने वाले हैं, उसके बाद हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे। इसको हल्का सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, आप सभी को क्या मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है सभी लोगों को। चलिए जल्दी से बताओ, जिससे क्या है अपन आगे बढ़ पाए और एक एक चीज आपको मैं समझा पाऊं। क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर और प्रॉपर आ रही है। चलिए मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ध्यान रखना। क्या सभी को आवाज आ रही है ना, यस आ रही है, ओके ओके ओके। चलो, तो आप पूरा फोकस करना सभी लोग। अब क्या क्या चीजें मैंने ये बनाई है उनको हम अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो सफेद सफेद संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वृषण। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, इसका नाम है वृषण, टेस्टीज। टेस्टीज क्या नाम आ जाएगा इसका, टेस्टीज वृषण। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए ध्यान देना। आज पता चलेगा कि क्यों अंडा से बाहर, अंडा जो अपना वृषण होता है शरीर से बाहर दिया है भगवान ने,
कितने शुक्राणु की जरूरत पड़ती है तब एक बच्चा पैदा होता है, कैसे क्या करना पड़ता है तब जाके बच्चा पैदा होता है, क्यों किसी लोगों के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता और किसी को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, किसी को 3 बच्चे होते हैं, किसी को चिपके बच्चे हो जाते हैं। इन सारे प्रश्नों के आंसर आज आपको लेक्चर में मिलने वाले हैं, बस आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, अब ये देखा हमने, अब ऊपर जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, तो आप बोल दोगे सर इसका नाम है अधिवृषण। क्या नाम है? अधिवृषण। एपिडिडमिस, क्या नाम आ जाएगा? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के नाम से इसे जाना जाता है। पेपर में पूछेगा अधिवृषण, अगर अधिवृषण इंग्लिश में लिख के देगा वो तो एपिडिडमिस लिख के देगा, एपिडिडमिस। और वृषण को क्या लिख के देगा? टेस्टिस लिख कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है इस नली का नाम क्या हो जाएगा? तो इस नली का नाम आ जाएगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का संबंध किस अंग से है? तो आप तुरंत बता सकते हैं, शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में बोला जाता है वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस, ठीक है। शुक्रवाहिनी को प्यारे दोस्तों वेस डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों लाल लाल संरचनाएं, इनको बोला जाता है शुक्राशय। क्या बोला जाता है? शुक्राशय, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? सीमन को स्टोर करने का काम करते हैं, तो याद रखना इनको क्या बोलेंगे? शुक्राशय के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, तो ये तो आपने देखा मूत्र मार्ग है, लेकिन मूत्र मार्ग के बीच में एक ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रंथि, तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये देखो इसका नाम क्या जाएगा? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। एक एक का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको लगता है कि बस क्या रहता है प्रजनन का काम, सेक्स करना, सेक्स किया और काम खत्म। भाई साहब बहुत सारी चीजें होती हैं तब जाके बच्चा पैदा हो पाता है। सिर्फ ओनली सेशन के द्वारा स्पर्म छोड़ने में भी बहुत मेहनत लगती है। कैसे लगती है, क्या होता है, अभी आपको पता लग जाएगा। घबराना मत, ऐसा नहीं सर यार कैसे होगा, अरे सब आपको बताया जाएगा। एजुकेशन है एक तरह की, ध्यान रखना, बाकी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस सुनते चलना पेपर में क्या क्या पूछेगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगी आपकी, ये किस क्या काम करती है सारी चीज देखेंगे। उसके बाद में नीचे ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है, तो इसको अपन देख लेते हैं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम होता है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। क्या होता है? काउपर, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है काउपर ग्रंथि का संबंध किस अंग से है। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से अंग होते हैं हमारे नर जनन अंग के। तो प्रमुख अंग कौन सा होता है, सहायक जनन अंग कौन सा होता है, पटवारी दे दो, कोई सा भी एग्जाम दे दो, एक क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पीएससी हर साल इसका क्वेश्चन डालती है। पिछली बार ही डाला था कि भैया सरटेली कोशिकाएं क्या काम करती हैं, या वृषण से वृषण में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती और कौन सी पाई जाती हैं, तो अभी आपको पता चलेगा। अब आप ये जो लाल लाल भाग देख रहे हो ना, लाल लाल भाग जो कि शरीर के बाहर निकला रहता है, इसको क्या बोला जाता है? सिसन बोला जाता है। पेनिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? पेनिस के नाम से जानते हैं, सिसन। ये देखिए इसका नाम क्या होता है? सिसन। सिसन बोले तो पेनिस, पेनिस। और हम क्या सोचते हैं अभी तक कि भैया सिर्फ पेनिस ही प्रमुख जनन अंग होता है, सिसन ही जनन अंग होता है, लिंग जो कि क्या होता है? इंजेक्ट किया जाता है योनि के अंदर। अब कैसे क्या होगा अभी आपको पता चलेगा, कौन इंपोर्टेंट होता है इनमें भी। आप जो इंपोर्टेंट मान के बैठे हो वास्तव में इंपोर्टेंट है भी या नहीं। तो ये आपके सामने आ चुका है पूरा का पूरा नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें भी नर जनन अंग में भी कौन सा प्रमुख जनन अंग होता है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रमुख जनन अंग कौन सा है। तो जल्दी से बताओ इन सब में आपको कौन सा प्रमुख जनन अंग दिखाई दे रहा है। एक एक को हम पढ़ेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमें पेपर में पूछना क्या है, हम उस प्रकार से तैयार रहेंगे। तो ध्यान रखो दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट नर जनन अंग होता है वृषण। क्या होता है? वृषण, टेस्टीज होता है।
टेस्टिस प्रमुख जनन अंग होता है, मैं यहां लिख देता हूं, फिर हम वृषण को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रमुख जनन अंग होता है, प्रमुख जनन अंग होता है। वृषण क्या होता है? प्रमुख जनन अंग होता है। अब ये प्रमुख, हाँ बहुत बढ़िया, वृषण आंसर आ रहा है। तो वृषण प्रमुख जनन अंग होता है। सर ये वृषण करता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, बताओ वृषण हमारे शरीर के अंदर होते हैं या बाहर? जल्दी से आंसर दो जितने लोग देख रहे हैं। जो वृषण होते हैं, टेस्टीज होते हैं, वो शरीर के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? तो चलिए अब हम देखने वाले इन सारे प्रश्नों के आंसर, ठीक है। हाँ, स्क्रोटम सैक, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? यहां पर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, अभी हम देखेंगे, स्क्रोटम कहलाती है। वो क्या करती है? ये यहां पर आपने देखा होगा, जो शुक्र हमारे वृषण रहता है, वृषण एक त्वचा के अंदर होता है जो लटकी रहती है बाहर की ओर, आपने देखा होगा मुलायम मुलायम त्वचा, उसको क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। किसने? प्रियंका जी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। स्क्रोटम के नाम से उसे जाना जाता है। अभी हम देखेंगे वो क्या रहता है। लो बना देता हूं, आप चाहो तो। मैं सोच रहा था बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक एक आपको बता देता हूं। इस प्रकार की आपकी क्या होती है, ऐसे। ठीक है, जिनमें क्या होते हैं आपके जो वृषण हैं, टेस्टीज हैं, वो क्या क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? वृषण सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक क्या होती है? नीचे झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। अब ध्यान सुनना, सभी के राइट आंसर आ गए। अंदर होते हैं सर। तो अब इन पर बात करने वाले वृषण के बारे में हम। तो चलते हैं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट अंग चालू होने वाला है, और यहां से तमाम एग्जामों में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वृषण के बारे में। तो देखना, अभी आपको पता चलेगा एक एक चीज के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं वृषण, बोले तो टेस्टीज, टेस्टीज। ठीक है, अब वृषण क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें। तो सबसे पहले ये प्रमुख जनन अंग होता है जो शरीर के बाहर निकला होता है। शरीर के बाहर क्यों निकाला है सर? शरीर के अंदर निकाल देते ना इसे। तो सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो अब वृषण जो टेस्टीज होता है, ये प्रमुख जनन अंग है। नर के अंदर, नर में प्रमुख जनन अंग होता है। नर में प्रमुख जनन अंग होता है। नर के अंदर प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? तो आप बोल दोगे सर वृषण होता है। आखिर ये वृषण काम क्या करता है? तो ये वृषण सबसे पहले इंपोर्टेंट काम, दो काम इंपोर्टेंट करता है। पहला काम कौन सा है और दूसरा काम कौन सा है, अभी हम देखने वाले हैं। सबसे इंपोर्टेंट काम करता है, ये हार्मोन का स्रावण करता है। हार्मोन का सिक्रीशन करता है, हार्मोन का स्रावण करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। सर जो कौन सा हार्मोन है जो हमारा वृषण निकालता है? तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। एक दो बार बोल के देख लेना, इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि वृषण की कौन सी कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, वृषण की कौन सी कोशिका से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है? हाँ, शुक्राणुओं का निर्माण भी करेगा। अभी अपन देखेंगे हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिका से होता है। उस कोशिका का नाम बताइए। तो अब आप बता दोगे सर इस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिका? अंतराली, अंतराली कोशिका। लैडिंग सेल के नाम से इसे जाना जाता है, लैडिंग सेल। लैडिंग सेल, अंतराली कोशिका से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। सर ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन करता क्या है? तो ये बहुत
प्रमुख हार्मोन होता है जो कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव जो हमारे सिस्टम होते हैं, अंदर लक्षण जो कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं हमारे अंदर, आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पुरुष होगा तो उसमें लिंग पाया ही पाया जाएगा, वो प्राथमिक लक्षण है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, जब कोई बच्चा बड़ा होता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है कि अब वो बड़ा हो गया है, वो जनन की क्षमता विकसित करने वाला है। तो याद रखना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे ही व्यक्ति में आते हैं तब माना जाता है कि ये जनन की क्षमता इसके अंदर आ चुकी है। तो कैसे पता चलेगा सर? तो देखिए, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलने लगता है, और ये हार्मोन क्या काम करता है? द्वितीयक, सेकेंडरी कैरेक्टर जो भी रहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। सर पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो होते हैं दाढ़ी का आना, दाढ़ी मूछों का आना। जैसे ही आप देखते हो पुरुषों में जो बच्चा बड़ा होता जाता है 13-14 साल की उम्र में उसमें दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उसके शरीर पर बाल आने लगते हैं, आवाज भारी होने लगती है। तो आवाज का भारी होना, क्या क्या लक्षण आ जाएंगे इसके अंदर? तो आप बोल दोगे सर दाढ़ी मूछों का आना, मूछों पर ताव देने लगता है वो, दाढ़ी मूछों का आना, और शरीर पर बाल आना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, आवाज मोटी होने लगती है, शरीर पर एवं जनन अंगों पर बाल आने लगते हैं, बगल में बाल आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में, तो शरीर पर बाल आने लगते हैं, बाल का आना, ठीक है। पूरे शरीर पर, त्वचा पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं। मतलब आप समझ जाओ कि लड़का क्या होने वाला है, अब बड़ा होने वाला है, और लड़का बड़ा हो गया मतलब अब क्या हो जाएगा? वो प्रजनन की क्षमता कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में लड़के क्या करने लगते हैं? अभी तक लड़का नॉर्मली खेल खिलौने से खेलता था, अब उसे मोबाइल चाहिए, अब वो फेसबुक आईडी बनाता है, लड़कियों को मैसेज करेगा, लड़कियों को आकर्षित करेगा, लड़कियों को रिझाने की कोशिश करेगा। और लड़कियों में भी ऐसा रहता है, अभी हम लड़कियों का पढ़ेंगे तो लड़की भी लड़के को चाहने लगती है, लड़कों से प्यार होने लगता है, लड़कियां ऐसे अपने बाल को मरोड़ के चलने लगती हैं, और लड़का बढ़िया बॉडी दिखाने की कोशिश करता है, उन्हें पटाने की कोशिश करता है। कब? जब ये लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन व्यक्ति के अंदर उत्तेजना पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उत्तेजना पैदा कर देते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, पुरुषों में उत्तेजना कौन पैदा करता है? तो उत्तेजना पैदा, मेंदा नहीं, उत्तेजना पैदा करता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? पुरुषों में उत्तेजना पैदा करने का काम करता है। तो फिर क्या होता है? लड़का आपे से बाहर होने लगता है। तो याद रखो, पेपर में क्वेश्चन आता है, कब पता चलता है कि कोई नर प्रजनन करने की क्षमता रखने लगा है? तो आप बोलोगे सर द्वितीयक लैंगिक लक्षण के आते ही व्यक्ति में क्या होने लगता है? पता लग जाता है दाढ़ी मूछों के द्वारा कि वो हाँ लड़का बन चुका है, जो कि अब बच्चा पैदा करने में सक्षम हो गया है। याद रखना, अब आपसे पूछा जाएगा ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये जानवरों में भी निकलता है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, घोड़ा, इन सभी में भी ये पाया जाता है, जो क्या काम करता है? एक गंध पैदा करता है। एक इसमें से एक गंध निकलती है अजीब सी, जो कि इंसान तो कम सूंघ पाता है, जानवर सूंघ लेते हैं और एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन में क्या निकलती है? एक गंध उत्पन्न होती है। क्या होती है? गंध उत्पन्न करता है, गंध उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? गंध उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा जानवर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कुत्तों की बाथरूम में ये हार्मोन निकलता है, टॉयलेट में। क्या है? पहले हमारा घर था, ध्यान रखना, हमारे घर नॉर्मली घर में हमने एक कुत्ता पाल रखा था, हालांकि वो कुतिया थी, जो उसका नाम था जैसी। क्या नाम था? जैसी। तो जैसी को हम घर के अंदर बांध के रखते थे, तो गेट से हम बांध देते थे सुबह सुबह, तो बाहर जितने भी मोहल्ले के कुत्ते हैं पूरे गेट पर आकर टॉयलेट करते थे।
जेसी को रिझाने की कोशिश करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो हार्मोन जैसी डाल छोड़ा उन्होंने टॉयलेट वहां पर, तो जेसी ने सूंघा और जेसी एकदम उनके प्रति आकर्षित हो जाती थी और जेसी भी अंदर से चिल्लाने लग जाती थी। अब हम छोड़ नहीं सकते थे, रजिया गुंडों में फंस जाएगी, ध्यान रखना। तो फिर भी जरूरत तो रहती है, क्योंकि कुत्ते क्या है, लैंगिक जनन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कुत्तों में भी एक समय रहता है, अभी हम देखेंगे, सब में अलग अलग समय रहता है, ध्यान रखना। तो जो कुत्ते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, अपने पेशाब के द्वारा अपना एरिया निर्धारित करते हैं। कुत्तों के मोहल्ले होते हैं, आपने देखा होगा, कुत्तों का एरिया होता है, तो कुत्ते मूतते जाते हैं, थोड़ा 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 मूत्र विसर्जित करते जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, दूसरा कुत्ता उसके इलाके में नहीं घुसता, दूसरा कुत्ता उसको सूंघता और समझ जाता है यार ये तो पप्पू भाई का एरिया है, ये तो उनका एरिया है, ये तो राजू भाई का एरिया है, तो दूसरा कुत्ता घुसता नहीं है। कभी कभी कुत्ते क्या कर देते हैं, कोई ने मोटरसाइकिल रख दी, 4 व्हीलर रख दी, तो कुत्ते रात को अपना एरिया बनाने के चक्कर में, और कुत्तों को लगता है ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, और कुत्ते उस पर टॉयलेट कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। अब पेशाब 10 मिनट बाद सूख जाती है और आप अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हो, और जैसे ही आप दूसरे मोहल्ले में जाते हो, वहां के कुत्तों को लगता है कि दूसरा कुत्ता हमारे एरिया में आ गया, वो उसको सूंघ लेते हैं और आप पर भूकना चालू कर देते हैं। तो हर गाड़ी पर कुत्ते नहीं भूकते, कुत्ते किस पर भूकते हैं, जिस पर दूसरे कुत्ते की टॉयलेट होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा, मोहल्ले से जब गाड़ी निकलती है तो कुत्ते पीछे लग जाते हैं, 4 व्हीलर के पीछे लग जाते हैं। तो इसके पीछे यही कारण रहता है कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सूंघ लेते हैं, उन्हें लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता आ गया, वो आपको कुत्ता समझ लेते हैं, ठीक है, बाकी आपसे दुश्मनी थोड़ी है। तो अब पूरा फोकस करना, गंध उत्पन्न करता है, शेर भी अपना एरिया निर्धारित करता है, शेर की पोटी में यह हार्मोन पाया जाता है, तो शेर जगह जगह अपना मल का त्याग करता है, दूसरा शेर उसके मोहल्ले में नहीं घुस पाता, डरता है। जैसे ही पूरे जो कमांडो वाले रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कहीं बाहर जाते हो तो जंगल में रुकना पड़ता है, तो चारों तरफ टॉयलेट करके फिर सोया करो, ताकि कोई भी जानवर आए वो सूंघे तो उसे ऐसा लगे कि यार शायद यहाँ तो किसी का एरिया है, अंदर मत घुसो, क्योंकि जानवर दूसरे के एरिया में जाने से बचते हैं, वो लड़ाई बड़ाई नहीं चाहते ज्यादा थी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो वृषण है उसकी कौन सी, वृषण की लेडिंग कोशिकाओं से, अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो पुरुषों में उत्तेजना पैदा करता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है, हमें गलत फहमी हो गई थी, और कुत्ता सूंघकर, हाँ ध्यान रखना, तो कुत्ते ऐसे ही पीछे पड़ते हैं, तो आप ध्यान रखना, घर से निकलो तो पूरा का पूरा बकायदा धो धा की गाड़ी निकला करो, या तो अच्छे से रखा करो कि कुत्ता पेशाब भी ना कर पाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फोकस करना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या काम करता है सर ये वृषण, दूसरा सबसे इंपोर्टेंट काम करता है, शुक्राणुओं का ये निर्माण करता है। तो ये दूसरा काम क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। तो शुक्राणु का निर्माण किस रूप में करता है, ये वीर्य के रूप में करता है, वीर्य के रूप में, सीमन के रूप में करता है। आपने देखा होगा सीमन, वीर्य लिया जाता है ऐसे जानवरों में, कहीं दूसरे जगह से जानवर का वीर्य लाते हैं और दूसरे जानवर में डाल देते हैं, याद रखना। तो उससे क्या होता है, नई प्रजाति का जीव भी उत्पन्न हो सकता है। क्लियर? आप सुनना, शुक्राणु का निर्माण करता है, ये वीर्य का निर्माण करता है। तो सर ये शुक्राणुओं का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि नर के अंदर जो युग्मक पाया जाता है, जो गैमेट पाया जाता है, वो स्पर्म होता है, और स्पर्म ही फीमेल की योनि में जाता है और फैलोपियन नलिका में निषेचन करता है अंडाणु से, तब जाकर नए जीव की उत्पत्ति होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। तो शुक्राणुओं का निर्माण सर कितना होता है, एक पुरुष के अंदर कितना वीर्य बनता है? अब पेपर में क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया था कि एक पुरुष को बच्चा पैदा करने के लिए, एक पुरुष को बच्चा पैदा करने के लिए कितने शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है, कितने मिलीलीटर वीर्य निकलता है? तो सबसे पहले ये वीर्य निकलता कहां से, शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में कौन सी कोशिका से होता है? तो याद रखना, ये जनन कोशिका से होता है, जर्म सेल से होता है, ये भी याद रखना। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किससे होता है, अंतराली कोशिकाओं से होता है, लेडिंग सेल से होता है। पेपर में पूछा गया है शुक्राणुओं का निर्माण किससे होता है, तो ये जनन कोशिका से होता है, जनन कोशिका, जर्म सेल,
जर्म सेल से होता है। वृषण में पाई जाने वाली जनन कोशिका के द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो एक बार के संभोग में, एक बार के सेक्स में जब महिला और पुरुष आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक बार जब जो वीर्य बाहर निकलता है, या कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही नॉर्मल अकेले में ही बैठे बैठे वीर्य का पतन कर देते हैं। ऐसा करने से दिक्कत हो सकती है। अगर आप रेगुलर ऐसा करते हो, इसे हस्त मैथुन कहा जाता है। अगर आप हस्त मैथुन करते हो तो इससे वीर्य बाहर निकलता है और ताकत आपकी बर्बाद होती है फालतू में। ये आगे चल के दिक्कत आ सकती है, आपका लिंग ढीला हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे पैदा करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए ज्यादा हस्त मैथुन करना बहुत बेकार होता है। इससे कितनी बर्बादी होती है, देखो, एक बार में 5 से 7 ml, 5 से 7 मिलीलीटर क्या होता है, वीर्य निकलता है। 5 से 7 ml क्या निकलता है, वीर्य का स्रावण होता है। 5 से 7 ml वीर्य निकलता है। एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं और इतना निकलना ही चाहिए। 5 से 7 ml से अगर कम निकलता है तो पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। मतलब पुरुष चाहे कुछ कर ले, मेहनत कितनी भी कर ले, बच्चा होगा क्या, शुक्राणु वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या आएगी, शुक्राणु वहां पहुंच पाएंगे क्या, नहीं, वहां पर शुक्राणु नहीं पहुंच पाएंगे और दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो सर जो 5 से 7 ml वीर्य होता है, इसमें कितने शुक्राणु पाए जाते हैं, तो इसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु पाए जाते हैं, लगभग 20 लाख क्या होते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति को बच्चा पैदा करने के लिए 20 लाख शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है। और 20 लाख शुक्राणुओं में से मात्र एक शुक्राणु जाकर अंडाणु को भेदता है। ऐसे लाखों लोग तैयारी करते हैं, एक लोग निकाल पाता है पूरे गांव से। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, जो शक्तिशाली शुक्राणु होगा वो जाएगा और मादा के अंदर, अंडाणु के अंदर घुस जाएगा और क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, निषेचन कर देगा। तो याद रखना, लगभग 20 लाख शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, एक बार के वीर्य में पाए जाते हैं। और एक बार में 5 से 7 ml वीर्य निकलता है। तो सर ये वीर्य बनता कैसे है, तो याद रखना, हमारे जो टेस्टिज रहता है, वृषण रहता है पुरुषों में, उसमें 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वीर्य का निर्माण होता है। क्या लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, ध्यान रखना। वीर्य का निर्माण कितने में होता है, तो याद रखो 30 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो 20 डिग्री 30 डिग्री से कम ताप पर, सर हमारे शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए तो भगवान ने वृषण को अंदर नहीं डाला, शरीर के बाहर लटका दिया है। क्यों लटका दिया है, ताकि बाहर से जो हवा आएगी वो ठंडक प्रदान करेगी और इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में गर्मी होने पर वीर्य जल्दी बाहर निकल जाता है और वीर्य सही से बन नहीं पाता है। तो याद रखना, 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के लिए ही क्या होता है, वृषण को शरीर से बाहर रखा जाता है। शरीर के बाहर स्थित होते हैं, शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और कितने होते हैं, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। नर में क्या होता है, एक जोड़ी, बोले तो 2 वृषण पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। एक एक चीज क्लियर करते चलना, ध्यान रखना जो वास्तव में समझना चाह रहा है, क्योंकि यहां से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार में 30 लाख वीर्य कितना निकल रहा है, 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं, 5 से 7 ml वीर्य निकलता है और 30 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम ताप पर ये बनता है। तो सर आखिर शुक्राणु दिखता कैसा है, प्लीज दिखाइए ना। तो रुको, तुम्हें शुक्राणु दिखा देते हैं। ये देखो, इस प्रकार से क्या होता है, ये शुक्राणु दिखता है।
आगे पूंछ रहती है शुक्राणु में, और पूंछ में क्या पाया जाता है, ये केंद्रक पाया जाता है। आगे पीछे पूंछ रहती है, ये क्या है, ये केंद्रक है। और भाई शुक्राणु को आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई तो इसको क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो इस प्रकार से शुक्राणु को ऊर्जा देने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, शुक्राणु को ऊर्जा देने के लिए क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अगर इसकी संरचना पूछे कि शुक्राणु की संरचना कैसी है, तो इसमें आगे क्या होता है, आगे केंद्रक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये केंद्रक ही तो मिलेगा हमें। पूरे शुक्राणु से मतलब थोड़ी रहता है, हमें केंद्रक से मतलब रहता है। केंद्रक आगे जाता है तब ये केंद्रक दोनों मादा के केंद्रक से मिलता है, तब जाके बच्चे में गुणसूत्र मिलते हैं और क्या हो जाता है, नर एवं मादा के लक्षण बच्चे के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है इतना। और ये क्या होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो एटीपी के रूप में इसे ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसे ऊर्जा प्रदान करता है। और पीछे जो सफेद सफेद आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ये पूंछ होती है। ये क्या होती है, इसमें पूंछ। पूंछ क्यों पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है गति करने के लिए, गति के लिए, ताकि क्या हो, ये तेजी से चल पाए, ऐसे और आगे चला जाए। तो पूंछ क्यों पाई जाती है, गति कराने के लिए, ध्यान रखना। तो आपसे पेपर में ऐसा कुछ पूछे तो आप बता पाओगे क्या, जल्दी से बताओ। पेपर में क्वेश्चन आएगा वृषण के बारे में, तो प्रमुख जनन अंग होता है वृषण। इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या काम करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण और उत्तेजना पैदा करता है, और एक गंध पैदा करता है जो जानवर सूंघ लेते हैं। ये हमने देखा। और शुक्राणुओं का निर्माण करता है वीर्य के रूप में, और वीर्य एक बार में 5 से 7 ml निकलता है, और 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका निर्माण होता है। इसलिए इन्हें शरीर के बाहर भगवान लटकाकर रखते हैं, और 2 जोड़ी वृषण हमारे अंदर पाए जाते हैं। अब सर ये जो शुक्राणु है ना, आप सुनना, क्या हुआ पंकज, पूछो जल्दी। आप सुनना, ये जो शुक्राणु है ना, अब इनको पोषण भी तो चाहिए। आगे ये जिंदा रहेंगे 5 से 7, वैसे तो ये कितने में नॉर्मली 20 से 40 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु का जीवन काल 20 से 40 मिनट है, लेकिन अगर इन्हें विशेष सुरक्षा दी जाए, नाइट्रोजनी अगर क्षार में रखा जाए, तो ये क्या 5 से 7 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं, तब जाके ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो याद रखना, वहां पर कैसे ये जिंदा रह पाएंगे, इन्हें पोषण कौन देता है। तो पेपर में यही क्वेश्चन आया था कि शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है। तो हमने सबसे पहले देखा, वृषण में अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और जनन कोशिकाओं से, वृषण में जनन कोशिकाओं से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब हम देखने वाले हैं, एक और कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, इसमें पोषण प्रदान किया जाता है। उसका नाम है सरटेली कोशिका। कौन सी, सरटेली कोशिका के द्वारा वृषण शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। चलिए मैं यहां पर लिखवा देता हूं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम मैंने पूरा तो आपको पढ़ा दिया है, उसमें जो लास्ट का आपका दिक्कत आ रही ना, उस वीडियो को मैं क्या कर दूंगा, दोबारा से डाल दूंगा। उसमें संधि वगैरह मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब सुनना, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है, ये देख लिया। अब सरटेली कोशिका क्या काम करती है, इसे पोषण प्रदान करती है। तो यहां पर हम चाहें तो एक चीज को हल्का सा छोटा करके, अब देखो यहां पर लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सरटेली कोशिका, सरटेली कोशिका के द्वारा, कोशिका के द्वारा शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। सरटेली कोशिका के द्वारा शुक्राणुओं को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। हाँ, रिकॉर्डिंग में जो अटक रहा है उसको मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, आप टेंशन मत लेना। वो शायद एडिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई होगी, एडिट करके उसको डाला था, इस चक्कर में क्या है, कट लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया होगा, उसको मैं सही करवा दूंगा आज, ठीक है।
तो अब सुनना, सरटेली कोशिका के द्वारा शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। इतने सारे प्रश्न यहां से वृषण से आपके सीधे सीधे बन जाते हैं। क्या आप सभी लोगों को इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना सभी लोगों को क्लियर हुआ? फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, अब सुनना, हमने क्या क्या देखा? हमने ये पूरा देख लिया, नर जनन अंग, नर में अंग देख लिया। अभी हमने सिर्फ वृषण पढ़ा है। अब वृषण से शुक्राणु बन जाते हैं। अब शुक्राणु कहाँ जाएंगे, अधिवृषण का क्या काम है, इनका क्या काम होता है, ये सारी की सारी चीजें अब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो अब सुनना, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब हमने वृषण देखा, अब हम देखने वाले हैं नर के जो भी सहायक जनन अंग होते हैं। नर में कौन कौन से सहायक जनन अंग होते हैं उनकी अब हम बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज को अब हम गहराई में समझेंगे। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? या फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। अभी थोड़ी देर बाद क्या कर लेंगे, हम एक और नया लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें क्या कर देंगे, इसके आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू कर देंगे। जब तक आप पानी वानी पी लो, खाना वाना जो खाना है वो खा लो। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, इसके आगे वाला चैप्टर चालू कर दूंगा। तो आप उसको बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, इसको अपन सेव करके रख देते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइल में चले जाते हैं, सेव पिक्चर, न्यू फोल्डर 2 के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया है। ठीक है, फाइल सेव हो चुकी है। तो आप टेंशन मत लो, आप पानी वानी जब तक खाना वाना जो भी खाना है खा लो। और ध्यान रखो, अगर जितने भी लोग अब ये YouTube पर देखेंगे, तो YouTube पर देखने वाले लोगों को मैं बता दूं, अगर आप पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो साइंस की रामबाण किताब में मैंने आपको फुल डिटेलिंग दे रखा है। इसके आगे आपको कहां मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो चलिए, थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए सभी लोग। और मात्र 200 रुपए में आपको एप्लीकेशन पर क्या मिल रहा है, पूरा कोर्स मिल रहा है। चलिए, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एंड कर दूं मैं? दोस्तों, अगर आप इससे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी साइंस की रामबाण किताब वहां पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पटवारी का पूरा सिलेबस वहां पर दिया गया है, वर्ग 1 वर्ग 2 का सिलेबस मिल जाएगा। तो इंतजार किस बात का है, मात्र 200 रुपए में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन। और वहां पर 200 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इंतजार किस बात का है, अगर आप रामबाण किताब पूरी पढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेलिंग दी गई है, तो पूरा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। मिलते हैं, चलिए, जय हिंद, वंदे।